अक्सर हम लोग ये प्रोग्राम आते हैं, कई लोग हैं जो करते हैं, तो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट हमने किया है कि आज का जो प्रोग्राम है वो पेशेंट इंफॉर्मेशन के लिए भी है और प्रेस इंफॉर्मेशन के लिए भी है। इसके अलावा 21 तारीख को एक बड़े प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया हमने, जो सेक्टर 82 में होगा, है ना, सेक्टर 82 आर्टेमिस लाइट हॉस्पिटल से एक वॉकथॉन कर रहे हैं लोग, जो हर साल करते हैं, इस बार थोड़े बड़े स्केल पे कर रहे हैं। वो आर्टेमिस लाइट हॉस्पिटल है सेक्टर 82, तो सुबह सुबह पहुंच जाइएगा सब लोग, और क्योंकि सुबह थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है, टाइम से पहुंच जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो आज का जो कारण है आप सबको बताने का, वो है कि वर्ल्ड पार्किंसंस डे पूरी दुनिया में 11 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस बार 11 अप्रैल को ईद का मुबारक मौका है, तो ज़्यादातर लोग छुट्टी पे होंगे, इसीलिए हम अपनी तरफ से आज शुरू करते हैं। और ये प्रोग्राम हमारा एक अलग अलग प्रकार से चलता रहेगा अगले 2 हफ्तों के लिए, और 25 तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें पार्किंसंस पेशेंट्स को कंसेशनल रेट पे देखा जाएगा, कंसेशनल रेट पे उनके इन्वेस्टिगेशन होंगी, और यदि उनको ऑपरेशन की आवश्यकता होगी तो उसको भी कंसेशनल रेट पे कंसिडर किया जाएगा। पूरे विश्व में ये प्रोग्राम 11 तारीख को मनाया जाता है, 11 अप्रैल को। हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले संडे या अगले संडे को मनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। बट न तो मैं उपलब्ध हूँ 7 तारीख को, न मैं उपलब्ध हूँ 14 तारीख को, इसीलिए हमने इस बार इसको बीच वीकेंड में करने का प्रयास किया। तो पार्किंसन रोग एक ऐसा रोग है जिसके 4 मुख्य लक्षण होते हैं। हाथों में कंपन, और ये कंपन इस प्रकार का होता है जैसे कि बिल ढोल करता है, कोई माला लगता है या ढोलक बज जाता है, इस टाइप के ट्रेमर्स होते हैं। आदमी के काम करने की स्पीड थोड़ा स्लो हो जाती है, जो काम वो पहले 10 मिनट में करते हैं वो 20 मिनट में करने लगते हैं। शेव बनाना है, नहाना है, कपड़े बदलने हैं, उसमें लोगों को ज़्यादा टाइम लगने लगता है। आगे झुक के थोड़ा चलते हैं, जिसको हम पोस्चरल इंस्टेबिलिटी बोलते हैं, और सारे शरीर में अकड़ाहट हो जाती है, जिसे हम रिजिडिटी बोलते हैं। तो ये 4 मुख्य लक्षण होते हैं पार्किंसंस के। यदि आप ध्यान देंगे तो यही चारों लक्षण वृद्धावस्था के भी होते हैं। तो अक्सर क्या प्रॉब्लम होती है कि लोग ये समझते हैं कि इनकी एज बढ़ गई, इसकी वजह से इनके काम करने की स्पीड स्लो हो गई, बुढ़ापा है तो शरीर में अकड़ाहट होगी, हल्के फुल्के हाथ लगे कांपते हैं एज के साथ। तो अक्सर ये पेशेंट्स मिस हो जाते हैं, और मैंने देखा है कि मरीजों को 5-5, 6-6 साल तक बीमारी होती है, वो ऑलमोस्ट बेड पे आ जाते हैं, बट उनका इलाज नहीं हो पाता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि इनको एक्चुअली ये बीमारी है। तो आप एक बुढ़ापे के कंपन को एक पार्किंसन के कंपन से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बड़ा सिंपल तरीका है। बुढ़ापा तो दोनों हाथों में बराबर आएगा, ऐसा तो नहीं है कि आपका राइट हैंड 65 साल का होगा और आपका लेफ्ट हैंड 45 साल का ही रह जाएगा। तो दोनों हाथों में बराबर आने चाहिए ना कंपन, अगर जो वृद्धावस्था की वजह से होंगे। पार्किंसन के ट्रेमर्स हमेशा बॉडी के एक साइड को अफेक्ट करते हैं, राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, बट दोनों साइड एक साथ अगर जो ट्रेमर्स हैं तो वो पार्किंसन की वजह से नहीं हो सकता। फिर ओल्ड एज में मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं, पार्किंसन में भी मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं। पार्किंसन की मेमोरी प्रॉब्लम्स बीमारी शुरू होने के 1 साल में ऑलमोस्ट कभी भी नहीं होती, ये हमेशा लेट स्टेजेस में आती है। तो इस तरीके से हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पार्किंसन रोग शुरू होता है उससे पहले ही कई पेशेंट्स को हल्के हल्के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम प्री सिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स बोलते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन उसमें से एक है। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत मुख्य कारण है, मतलब मुख्य सिम्टम है पार्किंसंस के रोगी में रोग की शुरुआत से पहले आने का लक्षण। फिर इन पेशेंट्स की राइटिंग थोड़ी सी छोटी होने लगती है, इनके फेस के एक्सप्रेशन थोड़े से कम होने लगते हैं, जिसको हम पोकर फेस बोलते हैं। जब आप लोग रनिंग देते होंगे घर में तो आप ये नहीं दिखाना चाहते हो कि आपके पत्ते कैसे हैं,
उसको पोकर फेस बोला जाता है। जब आप छुपा के रखना चाहते हो तो आपके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं आते। इसके अलावा सूंघने की शक्ति कम होने लगती है, पसीना ज़्यादा आने लगता है। तो ये सारे लक्षण जो हैं ये कई दफ़ा बीमारी शुरू होने से पहले ही शरीर में आ जाते हैं। तो यदि आप इस बात को ध्यान रखें तो रेगुलर एक्सरसाइज करें, खाने का ध्यान रखें, तो कई दफ़ा बीमारी को डिले भी किया जा सकता है। बट पार्किंसन के विषय में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि पार्किंसन से मिलती जुलती कई बीमारियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं पार्किंसन प्लस सिंड्रोम। जैसे बोलते हैं ना टाइफॉइड हल्का, पैराटाइफॉइड उससे भी खतरनाक। तो इसी प्रकार से पार्किंसन एक बीमारी है जो रिलेटिवली अच्छी है। पार्किंसन से मिलती जुलती 6 या 7 और बीमारियां होती हैं जो बाहरी रूप से देखने में पार्किंसन जैसी लगती हैं, परंतु पार्किंसन से वो बहुत अलग होती है। किस प्रकार से अलग होती है? मैंने बताया कि मेमोरी की प्रॉब्लम पार्किंसन के रोगियों को अमूमन पहले 1 साल में नहीं होती है, बट पार्किंसन प्लस के रोगियों में कई दफा मेमोरी प्रॉब्लम पहले 1 साल 6 महीने में होती है। पार्किंसन के रोगी यूजुअली पहले 1 साल में नहीं गिरते। कुछ बीमारियां होती हैं जिसको हम PSP बोलते हैं, उसमें मरीज पहले साल में ही उनकी चाल इतनी खराब हो जाती है कि वो बार बार गिरते हैं। पेशेंट्स जिनको पार्किंसन है उनका बैलेंस अमूमन ठीक रहता है, लेकिन एक बीमारी पार्किंसन से मिलती जुलती होती है जिसे मल्टी सिस्टम एट्रोफी बोलते हैं, उसमें मरीज का बैलेंस बहुत जल्दी खराब हो जाता है। हमें क्यों आवश्यक है कि पार्किंसन को पार्किंसन से मिलते जुलते रोगियों से डिफरेंशिएट किया जाए? वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि हालांकि पार्किंसन का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से संभव है और हमारे पास कई पेशेंट्स हैं जो 12 साल से 15 साल से मेरे पास आ रहे हैं और अभी भी अपनी फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल नॉर्मल रख पा रहे हैं। अगर जो पेशेंट को पार्किंसन से मिलता जुलता रोग होगा तो हालांकि हम दवाइयां वही देंगे, बट पार्किंसन के रोगी अपना जीवन ऑलमोस्ट नॉर्मल तरीके से व्यतीत कर पाते हैं। बट पार्किंसन से मिलते जुलते रोगी 3 से 4 साल में इतनी उनकी कंडीशन खराब हो जाती है कि वो अपने काम काज से भी लाचार हो जाते हैं और आमतौर पर 4 से 5 साल में बेड पे आ जाते हैं। फिर एडवांस्ड पार्किंसन में एक ऑपरेशन होता है जिसे हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी बोलते हैं, उसके विषय में आपको जानकारी देंगे अभी। लेकिन पार्किंसन के रोगी में ही वो ऑपरेशन किया जा सकता है, पार्किंसन से मिलते जुलते रोगों में वो ऑपरेशन जिसे हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बोलते हैं वो नहीं किया जाता। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि हम ये पता लगाएं कि पार्किंसन रोग है, उससे मिलती जुलती कोई बीमारी नहीं है और इसका आगे इलाज किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं पार्किंसन की, उनका ट्रीटमेंट होता है और फिर पार्किंसन के रोगियों को सर्जरी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक सोशल स्टिग्मा बन जाता है पार्किंसन के रोगियों में, जो कि उन लोगों को लोगों से इंटरेक्ट करने में थोड़ी सी इनहिबिशंस क्रिएट करता है। तो इस प्रकार से 5 ट्रीटमेंट्स होते हैं। पहली चीज़ डायग्नोसिस, दूसरा चीज़ मेडिकल ट्रीटमेंट, तीसरा चीज़ फिजिकल एंड सोशल रिहेबिलिटेशन, फोर्थ इज मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड फिफ्थ इज सर्जरी। बच्चों, आपका प्रश्न था कि ये होता क्यों? इसका कारण होता है कि जो हमारे दिमाग है उसके अंदर एक केमिकल होता है डोपामीन नाम। ये डोपामीन केमिकल जब रिलीज होता है तो ये मूवमेंट करता है बॉडी। जब पार्किंसन का पेशेंट होता है उसमें जो डोपामीन सिक्रीट करने वाले जो सेल होते हैं दिमाग के वो नष्ट होने लगते हैं। उसका कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है। जो सर बात कर रहे हैं कि जुवेनाइल ऑनसेट या फिर जो यंग पार्किंसन होता है उसमें कुछ जेनेटिक म्यूटेशन होती है जिसके कारण वो सेल जल्दी खत्म होने लग जाते हैं और उनको डोपामीन की कमी जल्दी आने लगती है। बट जो इडियोपैथिक पार्किंसन होता है जो 60 के ऊपर के मरीजों में होता है उनमें ज़्यादातर ऐसी कोई जेनेटिक म्यूटेशन नहीं होती। उनकी बस एक प्रोबेबिलिटी होती है कि उनके जो डोपामीन सिक्रीट करने वाले सेल हैं वो खत्म होने लगते हैं। तो अब मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ हम जब जाते हैं तो हमारा सबसे पहला एम होता है कि हम डोपामीन को बढ़ाएं। पेशेंट का सबसे पहला यही सवाल होता है कि मैं डोपामीन कैसे बढ़ाऊँ? मैं कुछ खा लूँ तो बेटर हो जाएगा, कोई खाना खा लूँ, कोई खुराक ऐसी ले लूँ तो मेरा डोपामीन बढ़ जाएगा। तो खुराक से वो डोपामीन नहीं लिया, डोपामीन नहीं, तो हमें दवाइयों की ज़रूरत तो है ही। दवाइयाँ कुछ तरह की होती हैं कि या तो हम डोपामीन दे दें या फिर जो शरीर के अंदर डोपामीन बन रहा है उसको नष्ट होने से रोकें।
तो यही दवाइयाँ जो होती हैं सबसे पहली दवाइयाँ होती हैं जो हम दी जाती हैं मरीजों को कि या तो हम डोपामीन बाहर से दें या उनको नष्ट करने वाली जो एंजाइम होते हैं उनको बंद करें। ये दवाइयों से स्टार्ट होता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कंपन के लिए होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं कंपन के लिए। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो चलने फिरने में बैलेंस में हेल्प करती हैं, उनके लिए हेल्प करती हैं। इन्हीं दवाइयों से मरीज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और सेल नष्ट होते जाते हैं तो यूजुअली ये देखा जाता है कि दवाइयों की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। सर की ये एनोलॉजी होती है हमेशा कि आपकी गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, आप पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। सेम चीज़ हमारे शरीर में, अगर डोपामीन नहीं डालेंगे तो आपका शरीर नहीं चलेगा। और अब आप जानते हैं कि ज़माना इलेक्ट्रिक कार्स का, जैसे जैसे पेट्रोल की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है आपके शरीर में, डोपामीन आप नहीं पहुंचा पा रहे या डोपामीन ठीक से नहीं पहुंच पा रहा, तो उसी का एक एनालॉजी ये है कि आप डीवीएस सर्जरी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पे आप चले जाएंगे तो आपका डोपामीन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और करंट से वो चीज़ सेम। इसमें डाइट का भी कोई रोल है? वही मैं आपको डाइट बता रहा हूँ। का डॉक्टर सुमित और डॉक्टर मोहित ने अभी तक बताया कि पार्किंसन जो है एक डिजेनरेटिव माने उम्र के साथ बढ़ने वाली प्रॉब्लम है। तो इसकी जो दवाइयों की रिक्वायरमेंट है वो भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारी बढ़ती है तो आपकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। तो जो शुरू का वक्त है जहाँ पे लक्षण अभी शुरू हुए हैं, क्योंकि एक चीज़ जो और समझने वाली और जो पहले भी हाईलाइट हुई है कि जितना भी ट्रीटमेंट हम पार्किंसन के अंदर देते हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, माने आपके लक्षण को कंट्रोल करता है, कंपन को कंट्रोल करेगा, घबराहट को कंट्रोल करेगा, धीमेपन को कंट्रोल करेगा। तो ये जो ट्रीटमेंट आप जब हम देते हैं तो शुरू के 4 से 5 साल एक डोज से दूसरे डोज तक उसका असर एक स्टैटिक रहता है, एक आपको असर दिखाई देता है। धीरे धीरे 4-5 साल बाद स्थिति कुछ लोगों में खासतौर पे, क्योंकि हर बीमारी हर इंसान में अलग तरीके से प्रेजेंट करती है, बिहेव करती है, तो वैसे ही वो दवा का जो रिस्पॉन्स है वो अगली डोज तक या तो खत्म होना शुरू हो जाता है, तो फिर हम धीरे धीरे उसकी दवाई की फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं। कुछ लोगों में वो या तो रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं या लेट आएगा या फिर वो एकदम गायब हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सडन ऑफ, या फिर जो कुछ लोगों में जैसे ही वो दवाई का इफेक्ट पीक पे आता है तो कुछ ऐसी एबनॉर्मल मूवमेंट्स होनी शुरू हो जाती है जिनको हम डिस्काइनेसिया कहते हैं, माने वो बैठे बैठे बिल्कुल एबनॉर्मल इनवॉल्यूटरी मूवमेंट्स होगी जो अपने आप में उनके लिए दुखदायी चीज़ हो जाती है। अब ऐसे पेशेंट्स में जिनमें लिवोडोपा का रिस्पॉन्स अभी भी आ रहा है मगर वो रिस्पॉन्स अनप्रिडिक्टेबल हो है, माने कभी वो आता है तो आधे घंटे में आ जाता है, कभी 1 घंटे में आता है, कभी नहीं भी आता, एक डोज में आया दूसरी डोज में नहीं आया। तो इसके अंदर अनप्रिडिक्टेबल जो ऑन या ऑफ्स हो और ये जो मोटर फ्लक्चुएशंस हो, साथ में ट्रबलसम डिस्काइनेसिया, माने जो वो दुखदाई ऐसे हिलना डुलना चाहे पीक डोज के साथ हो या एकदम इफेक्ट खत्म होने पे हो, तो हम एक प्रकार की सर्जरी जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड, जैसे हार्ट के अंदर पेसमेकर रहता है, ब्रेन के अंदर भी एक पेसमेकर की 2 दाने सिलेक्टेड एरिया ऑफ द ब्रेन के अंदर डाले जाते हैं, जो कि एक बहुत ही स्किलफुल सर्जरी है। और हमारे सेंटर पे इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि पिछले 20 साल से ये टीम इस ओवर 20 ईयर्स मोर देन 500 पेशेंट्स को ऑपरेट कर चुकी है। इसलिए एक्सपीरियंस सेंटर्स में इनकी जो आउटकम है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जैसे डॉक्टर मोहित ने बताया कि स्टिमुलेशन द्वारा हम उसी चीज़ को अचीव करते हैं ताकि वो जो फ्लक्चुएशन एक डोज से दूसरी डोज में अब जो दिखाई दे रही है, तो सिलेक्टेड पेशेंट्स में जिनमें अभी मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं आई है, जिनमें कोई ऐसे बिहेवियरल सिम्टम्स प्रिडोमिनेट नहीं कर रहे हैं मगर लिवोडोपा का रिस्पॉन्स अभी भी है, तो हम उनको ये सर्जरी ऑफर कर सकते हैं और वो फ्लक्चुएशंस को उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। और ये जो रिस्पॉन्स है इसमें फिर धीरे धीरे दवाइयों का जो डोज है वो भी हम कम कर पाते हैं, जिनसे उनसे उत्पन्न होने वाले वो जो एबनॉर्मल इनवॉल्यूटरी मूवमेंट जो डिस्काइनेसिस में होता है वो भी कंट्रोल में आता है। साइड पर जिसको हेलुसिनेशन कहते हैं, जैसे लगता है कुत्ता दिख रहा है या फिर यहाँ पे सांप चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो एक न्यूरोलॉजिस्ट पे देखते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर कि वो हेलुसिनेशन जो है वो डिजीज का पार्ट है, तो दवाइयों से चल रही है, उस हिसाब से दवाइयाँ की डोज को टाइट्रेट की जाती है। अगर वो दवाइयाँ कार्ड होती है तो हम दवाइयाँ कम करते हैं, उससे क्या करते हैं दूसरी दवाइयाँ एंटीसाइकोटिक ऐड होती है, तो उसका अच्छा कंट्रोल होता है। कभी कभी क्या होता है सोता रहता है, कभी रात में उठता है, चीखें मारता है, उनके जो बेड पार्टी होते हैं बहुत चलाते हैं, वो भी एक कॉमन सिम्टम हो सकते हैं जो पार्किंसन जैसी बीमारी
कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, पार्किंसन डिजीज से भी होती है और दवाइयाँ चलती हैं टेबलेट को रोकने के लिए, उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। बट उसका भी दवाइयाँ आती है